यस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर मेटलर्जी का था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर। एक तो बच्चों हाइड्रोलिक वॉशिंग डिस्कस किया था, इन फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस आपको स्टार्ट करना था। ठीक है, तो इसमें हम पहले इसका एक बेसिक सा रिवीजन लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कॉन्सेंट्रेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, ओर ड्रेसिंग बोलो या फिर से बेनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, हम कंसंट्रेशन ओवर में क्या करते हैं कि जो भी नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस या मटेरियल है, उसमें जो आपकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, लाइक सॉइल प्रेजेंट है, सिलिका प्रेजेंट है, ये कुछ बेसिक सी इम्प्योरिटीज हैं, इन इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हम नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस से इम्प्योरिटीज को बाहर निकालेंगे, तो दिस बेसिक प्रोसेस कॉल्ड ड्रेसिंग। ड्रेसिंग ऑफ ओर बोल सकते हैं, वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बोल सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस सेशन डिस्कस किया था। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग, ठीक है, फ्रॉम द ओर, ठीक है, इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन ओर, ओर ड्रिशिंग या बेनिफिकेशन बोल सकते हैं। मेथड्स कौन कौन से हैं, तो बेसिकली बेटा यहाँ पे आपके 4 जो मेथड्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से आपका जो सेकेंड मेथड है और जो फोर्थ मेथड है, ठीक है, ये दोनों आप में इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग फर्स्ट है, सेकेंड आपका फ्लोथ प्रोटेक्शन है, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, लास्ट है आपका लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, इन दोनों चारों में से इंपॉर्टेंट आपका फ्लोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस और आपका लीचिंग प्रोसेस। यस। तो इसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग बच्चों हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? ठीक है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग बेसिकली बेटा हम लोग यूज करते हैं जो आपके नेटिव, या हम बोल सकते हैं बच्चों इनर्ट। ठीक है, नेटिव या फिर जो आपके इनर्ट ओर्स होंगे, ठीक है, उनके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। या फिर जो आपके ऑक्साइड्स ओर, या फिर आपके जो ऑक्साइड्स ओर हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग का यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन या बेनिफिकेशन को डिफाइन करने के लिए। जैसे ऊपर से बच्चों क्या है, क्रस्ट किया हुआ आपका यहाँ पे ये और मैंने यहाँ पे ऊपर से देखो, यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ से आपका ये फॉल डाउन है। ठीक है, इट इज ए क्रस्ट और यहाँ से देखो जेट ऑफ वाटर, यहाँ से आपका सप्लाई किया जा रहा है, स्टीम है। ठीक है, काफी तेजी से वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से फ्लो करेगा। तो जो हैवी ओर्स है बच्चों, वो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी। और जो आपके हैवी नहीं होंगे, जो लाइटर सबस्टेंस होंगे, जो वाटर के साथ बच्चों फ्लो करके कहाँ पे पहुंचेंगे, इस टर्मिनल पोजीशन पे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगी, ये आपकी इम्प्योरिटी होगी, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी क्या, ओर। ठीक है, तो बेसिक जो प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करते हैं वो डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, जो आपकी इम्प्योरिटीज है और जो आपके ओर्स पार्टिकल्स होंगे। तो इसको हम कहाँ पे यूजफुल करते हैं, यूजफुल फॉर ओर्स ऑफ हैवी मेटल्स लाइक टिन, लेड एंड आयरन, है ना। इन पे क्वेश्चंस आते हैं कि हाइड्रोलिक वॉशिंग हम जनरली किसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ध्यान देना बेटा, जो हैवी एलिमेंट्स है, हैवी मेटल्स है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट ओर्स कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड। लाइट ओर जो होंगे वो यहाँ से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर लाइट ओर्स होंगे तो बच्चों जो जेट ऑफ वाटर है, यहाँ से जो पानी की स्टीम है, वो इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जो आपका हल्का, जो जिसकी डेंसिटी काफी कम होगी ओर्स की, तो वो बच्चों आपके जो क्रस्ट ओर के जो पार्ट्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो क्रिस्टल्स आपके फ्लो के वाटर मॉलिक्यूल के साथ इम्प्योरिटी के साथ चले जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो लाइट वेटेड जो आपके ओर्स हैं, उनको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द हाइड्रोलिक वॉशिंग। यस। तो इसमें आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंदर बेसिक प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर है बच्चों, सबसे पहले जेट ऑफ वाटर इज पास फ्रॉम द वन साइड। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल्स पास करेंगे। फर्स्ट और इज poured फ्रॉम द हाइड्रोलिक क्लासीफायर। तो हाइड्रोलिक क्लासीफायर आपका यहाँ पे है, यहाँ पे क्रस्ट और बच्चों फिल करी गई है। ठीक है, और उसको हम लोग यहाँ से ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट है हैवी ओर पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन। जो हैवी ओर पार्टिकल होंगे बच्चों, वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो है जहाँ से रिलीज हो रहा है ना, तो उसके पास में रहेंगे, बिकॉज उनका जो डेंसिटी है वो काफी हाई। और जो लाइट है आपकी, जो गैंग पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटी होगी वो आपकी वॉश्ड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो बेसिक प्रोसीजर आपको इसको फॉलो करना होगा। क्लियर है? यस। यस। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे, सेकेंड प्रोसेस इज द फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस। ठीक है, फ्रोथ का मतलब बच्चों होता है झाग का फॉर्मेशन। ठीक है, फ्रोथ बबल्स जो फॉर्म होते हैं। तो फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस हम किसके लिए यूज करते हैं, तो बेटा हम इसका यूज करते हैं, यूज फॉर सल्फाइड और ऑफ कॉपर, जिंक, आयरन एंड लेड। ठीक है, तो जो आपके कॉपर, जिंक, आयरन और जो लेड,
इनके जो सल्फाइड्स हो रहे हैं उनके लिए आप यहाँ पे फोर्थ प्रोटेक्शन प्रोसेस यूज कर सकते हो। प्लीज कीप इन माइंड सल्फाइड ओर के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, प्रीवियस में डिस्कस किया गया है। सेकेंड पॉइंट, सल्फाइड ओर इज वेटेड बाई ऑयल एंड मूव्स अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ। जो झाग बनेगा ना उसके साथ क्या होगा कि जो सल्फाइड और आपने यूज करी है, तो सल्फाइड और बच्चों ऑयल के साथ, ठीक है, वो क्या होगी, बैट होगी, गीली हो जाएगी। और बैटेड पार्ट आपका जो होगा, जब फ्रोथ फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो फ्रोथ फॉर्म हो बेटा वो अपर लेयर पे होगा। तो फ्रोथ आपको जो अपर लेयर में है ना, फ्रोथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड और फ्रॉम द पार्टिकल्स, और पार्टिकल से क्या करेगा, आपके जो आपका और पार्टिकल्स आपके सल्फाइड है, वहां से सल्फाइड पार्ट को लेगा और उसको फ्रोथ फॉर्म में आपका यहाँ पे क्या कर देगा बेटा, इकट्ठा करेगा। तो अपर सरफेस पे आपका ये इकट्ठा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बेसिकली मिलेगा, सल्फाइड। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो हम जनरली यूज करते हैं वो कुछ ये आपकी हो, जैसे कॉपर ग्लांस है Cu2S। ये क्वेश्चन आता है कि जो गिवन ओर से इसमें से कौन सा ओर ऐसा जो फ्रूट प्रोटेक्शन को फ्रूट प्रोटेक्शन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं फॉर द कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉपर ग्लांस हो गया है, जिंक प्लांट हो गया है, आयरन पायराइट हो गया है और गैलेना हो गया, PbS, ठीक है। यस, तो व्हाई, एक क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाई डज सल्फर पार्टिकल्स आर वेटेड बाई ऑयल नॉट बाई वाटर, ठीक है, बिकॉज सल्फाइड ओर है तो सल्फर की प्रेजेंस होगी। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे यूज किया जा रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ सल्फर पार्टिकल्स आपका वेटेड क्यों नहीं हुआ है, ऑयल के साथ क्यों होता है। तो रीजन बच्चों बहुत क्लियर है, बिकॉज सल्फर हैज अ लार्ज साइज दस पुअर हाइड्रेशन। तो सल्फर जो आपका एलिमेंट है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाद आएगा, आपके थर्ड पीरियड में दिखाई देगा। तो इसका जो साइज होता है लिटिल बिट बच्चों कैसा होता है, बड़ा साइज, ठीक है, बिगर साइज है। तो जिसकी वजह से ये इजिली बच्चों वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपका हाइड्रेशन सपोर्ट नहीं करता है, वेटेड नहीं होता है वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो ऑयल से आपका इजिली वेटेड हो जाता है। तो एक बार ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का जो बड़ा साइज है इसकी वजह से इसका पूरा हाइड्रेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाई वाटर एंड सेटल डाउन एट बॉटम। तो गैंग का मतलब क्या है, जो इम्प्योरिटीज, ठीक है, तो जो आपके यहाँ से इम्प्योरिटीज हैं वो इम्प्योरिटीज आपके सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक है। और वो किस क्यों सेटल डाउन बेटा होंगी, बिकॉज उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्सअप हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन शो करेगा और उनको नीचे इकट्ठा कर देगा। सल्फाइड और आपके ऊपर चली जाएगी, फिर वहां से हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो बेसिकली हम इसमें क्या बेटा यूज करें, ध्यान देते हैं। फ्लोथ फ्लोटेशन जो आपका प्रोसेस यहाँ पे है, फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और, तो यहाँ पे देखो ये गैंग पार्टिकल्स आपके नीचे रह गए वाटर मॉलिक्यूल के साथ। वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल हम लोग यूज करते हैं। जो पाइन ऑयल है, पाइन ऑयल बच्चों क्या करेगा, वो आपकी ये जो फ्रूट जब फॉर्मेशन होगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ऑयल जब यूज कर रहे हैं पाइन ऑयल, तो आपका वो फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, बिकॉज ऊपर से कंप्रेस्ड एयर आपकी सप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन होगा फ्रूट बबल। वो आपको सल्फाइड को ऊपर ले जाएंगे, जो इम्प्योरिटीज होगी बच्चों वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होगी, नीचे आपकी सेटल डाउन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है फ्लोथ पोटेशन के लिए? यस, यस। तो बच्चों यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स है ना, उन प्रोसीजर्स को हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। देखो, तो यहाँ पे हम लोग फाइनली पाउडर्ड ओर इज मिक्स्ड विद वाटर एंड पाइन ऑयल, सबसे पहला प्रोसीजर ये होगा, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा, मिक्सर इज एजिगेटेड विद कंप्रेस्ड एयर। तो कंप्रेस्ड एयर बच्चों बाहर से आ रही है, ठीक है, उसके साथ ये क्या करेगा, पूरा का पूरा जो मिक्सचर होगा पाइन प्लस वाटर प्लस आपके सल्फाइड और का, वो इसके साथ बच्चों एजिटेटेड होगा। जिसके बाद यहाँ से फ्रोथ का फॉर्मेशन होगा, मतलब क्या होगा कि और पार्टिकल्स राइज टू द सरफेस अलोंग विद द फ्रोथ। जब फ्रोथ फॉर्मेशन होगा तो फ्रोथ के साथ बच्चों क्या होगा, वो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा सल्फाइड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, गोंग जो इम्प्योरिटीज है बीइंग बेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन इन द वाटर बिलो द फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म के नीचे आपको यहाँ पे क्या होगी, जो इम्प्योरिटीज होगी वो आपकी इकट्ठी हो जाएगी। तो जो इसमें मेन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं फ्रूट प्रोटेक्शन के लिए, तो मेन पैरामीटर बेटा सबसे पहले आता है फ्रूटर, है ना। फ्रूटर आपका बेसिकली है क्या, तो फ्रूटर्स बेसिकली हम जो यूज करते हैं पाइन ऑयल यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूकेलिप्टस ऑयल होता है, ठीक है, ये आपके प्लांट्स हैं बेटा, ठीक है, पाइन ऑयल एंड यूकेलिप्टस ऑयल, इनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो हम ऑयल बेसिकली, आप इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑयल्स यूज कर सकते हो। जहाँ पे बच्चों हम लोग बात करते हैं क्रूड कोलतार के बारे में बात करते हैं, क्रिस्टॉल्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि फ्रूटर्स क्या हैं, कलेक्टर्स क्या हैं, फ्रूट स्टेबलाइजर्स क्या हैं, जब फ्रूट फॉर्मेशन होगा
तो जो फ्रोथर आपको यूज करने होंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी होगी कि जो भी ऑयल आप यूज करो शुड बी लेस डेंस देन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन उनकी डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। आप उन्हीं फ्रोथर्स को यूज कर सकते हो। फ्रोथ फॉर्मेशन के लिए जो हम यूज करते हैं फ्रोथर्स हैं ऑयल बेसिकली। अब आते हैं व्हाट इज कलेक्टर्स। कलेक्टर आप यहाँ पे कौन कौन से यूज कर सकते हो। तो कलेक्टर बच्चों बहुत पॉपुलर है, पोटेशियम इथाइल जेंथेट। पोटेशियम इथाइल जेंथेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो पोटेशियम इथाइल जेंथेट आप यूज करोगे। ये काम क्या करता है, ये करता है टू इनहांस द नॉन बैटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स। जो मिनरल पार्टिकल्स हैं, जो सल्फाइड्स और हैं, उनकी जो बैटेबिलिटी है, लिखा है ना नॉन बैटेबिलिटी, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। आप कलेक्टर्स का यूज करोगे तभी जो सल्फाइड स्टोर है बच्चों, वो वाटर मॉलिक्यूल से बचे रहेंगे, वो बैटेबिलिटी शो नहीं करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और आपके आप फ्लोटर के साथ करेंगे, जिसकी वजह से जब स्टीम यूज करोगे आप वहां पे एयर की, तो फटाफट से बच्चों आपके फ्लोटर का फॉर्मेशन होगा। तो फ्लोटर पार्टिकल्स बबल्स के साथ आपका जो सल्फाइड हो रहा है वो अपर सरफेस पे आ जाएगा। अब आते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या है। तो फ्रोथ को स्टेबलाइज करना, फ्रोथ फॉर्म तो हो गया, फ्रोथ बबल्स फॉर्म हो गया, उनको स्टेबल भी तो करना जरूरी है, बिकॉज सल्फाइड फ्रोथ, अगर फ्रोथ स्टेबल नहीं होगा, जहां जो बबल्स स्टेबल नहीं होंगे, फ्रोथ बबल्स स्टेबल नहीं होंगे, तो ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होते ही आपका सल्फाइड और फिर से चला जाएगा, ठीक है। तो फ्रोथ को स्टेबल करने के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ पे एनिलीन और क्रिस्टॉल का यूज करते हैं। तो देखो ये एनिलीन है एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपका क्रिस्टॉल है, ठीक है, आपका एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें है इफ नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन इज इन रेजोनेंस सोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर दिख रहा है, नो डाउट आप बोलोगे सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों, 2 सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, ठीक है। एन के साथ क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे, एक लोन पेयर होगा, बाकी नीचे यहाँ पे एरोमेटिक पार्ट होगा। तो 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, तो 4। तो आपको यहाँ बोलोगे सर sp3 हाइब्रिडाइज, नहीं sp3 नहीं, आपका sp2, बिकॉज लोन पेयर्स होगा वो आपका बेंजीन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो है क्या कि जो आपको यहाँ पे क्रिसोल है, एनिलीन है, ये बच्चों आसानी से क्या करते हैं, वो द कंपाउंड्स आर कैपेबल टू शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इजिली आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है, यस। जिसमें आपका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे। यस, नेक्स्ट बच्चों पॉइंट है आपका डिप्रेसेंट क्या। तो डिप्रेसेंट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, यूज टू मिक्सचर ऑफ सल्फाइड और इज प्रेजेंट। अगर सल्फाइड और आपकी प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम डिप्रेसेंट यूज करते हैं। कुछ डिप्रेसेंट बच्चों हैं, सोडियम साइनाइड है और आपका Na2CO3 है, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ गलेना पीबीएस सल्फाइड और है एंड जिंक ब्लेंड, ठीक है, ये आपको ये प्रेजेंट है। तो क्या किया है, पीबीएस के साथ बच्चों हम डिप्रेसेंट यूज करेंगे, सल्फाइड और NaCl, तो यहाँ पे तो कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज कोई भी आपकी आयन एक्सचेंज यहाँ पे फिजिबल नहीं होने वाली है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो एक्टिविटी सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन नीचे अगर बात करते हैं सोडियम के साथ, यहाँ जिंक फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ पे आपको मिलता है Na2ZnCN4, बिकॉज यहाँ पे फॉलो हो रहा है EN रूल। EN का मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, और जिसकी वजह से ये जो आपका यहाँ पे सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। जिंकेट बेटा 80 क्यों है, बिकॉज आपका यहाँ पे जो एनानिक पार्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे ये जो आपकी नियरेस्ट जो आपकी नोबल गैस होगी उसके कॉन्फ़िगरेशन को या फिर उसके उनके इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर रहा होगा यहाँ पे जिंक। दैट्स व्हाई ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू जो पीबीएस के साथ NaCN का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे दिस कॉम्प्लेक्स इज वेटेड विद वाटर, जब आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स आपका क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपका वेट हो जाएगा एंड प्रिवेंट कमिंग इनटू द फोर्थ, और ये फोर्थ में आने से रुकेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, while PBS comes into froth because it cannot react with NaCN, differentiate flotation process। तो इस तरीके से आपकी 2 ओर्स हैं, एक आपकी लेड थी, आपके यहाँ पे गलेना, एक आपके जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड से हम गलेना को इस तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिप्रेसेंट, बिकॉज डिप्रेसेंट क्या करेगा, किसी एक ओर को बेटा क्या करेगा, स्टेबल करेगा, स्टेबल करने के बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, EN रूल को फॉलो करेगा और उसको स्टेबल करेगा और नीचे सेटल डाउन कर देगा। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे जिंक सल्फाइड को इसने सेटल डाउन कर दिया, तो जो पीबीएस से बचा हुआ पार्ट है ना, तो पीबीएस क्या होगा, वो तो फ्रोथ में आ जाएगा ऊपर। भाई ये पार्ट जो होगा वो ऑयल के साथ मिक्सअप हो जाएगा, बिकॉज ये वाटर मॉलिक्यूल जो आपके यहाँ पे NaCN उसके साथ तो अनस्टेबल होगा ना, तो ऑयल के साथ मिक्सअप होगा और ऊपर फ्रोथ में आपका डेवलप हो जाएगा कौन, पीबीएस। बाकी जो बचा पार्ट है आपका
जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिंक सल्फाइड का इनिशियन के साथ, है ना, डिप्रेसेंट के साथ, वो आपका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग डिप्रेसेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फाइड और फ्रॉम अदर सल्फाइड। यस, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग, थर्ड प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कुछ मैग्नेटिक पार्ट प्रेजेंट है, कुछ मैग्नेटिक है, कुछ आपका नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है ना, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो आपके मैग्नेटिक ओर्स हैं, ऐसे मैग्नेटिक ओर जिसमें बच्चों आपका या तो आपकी जो इम्प्योरिटीज है ना, ये गैंग पार्टिकल्स, या फिर आपका जो ओर है, उन दोनों में से कोई एक आपका मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए, तभी आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यूज्ड इफ वन ऑफ द ओर और इम्प्योरिटी इज मैग्नेटिक, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड एंड फॉल नियर द मैग्नेटिक रोलर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन करेगा, तो वो तो आपकी मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो रोलर होगा उसके पास में ही गिरेगा, और व्हाइल द नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स फॉल अवे फ्रॉम द रोलर, वो आपका दूर गिरेगा जाके। ठीक, अब आप यहाँ पे कौन कौन से यूज कर सकते हो नेगेटिव ओर की बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपका वोल्फ्रामाइट हो गया, टंगस्टन हो गया, मैग्नाइट हो गया, ठीक है, जिसका कुछ अर्थ की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो आप जो भी यहाँ पे और यूज करो, उनके लिए बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि आपका एक पार्ट मैग्नेटिक होना चाहिए, एक पार्ट आपका नॉन मैग्नेटिक। जैसे ऊपर जो क्रस्ट ओर, ये पाउडर्ड ओर यहाँ पे सप्लाई की गई है, ये आपके इस पर्टिकुलर स्टेट पे देखो गिर रही है, और यहाँ से बेटा ड्रॉप डाउन होने के बाद देखो जो मैग्नेटिक पार्ट होगा वो तो अंदर चला जाएगा यहाँ पे, तो नॉन मैग्नेटिक पार्ट है वो आगे रहेगा, तो जो नॉन मैग्नेटिक दिस वन इज मैग्नेटिक। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन और नेक्स्ट बच्चों प्रोसेस है आपका लीचिंग। ठीक है, तो लीचिंग हम किसके लिए यूज करते हैं? ठीक है, तो लीचिंग इज बेसिकली केमिकल सेपरेशन। लीचिंग जो आपका प्रोसेस है वो आपका केमिकल सेपरेशन प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, और जनरली बच्चों हम लोग यहाँ पे जो फॉलो करते हैं, मेटल इज मोर सॉल्युबल, ठीक है, देन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट्स ओर। तो जो ओर प्रेजेंट है उस ओर के अंदर, ठीक है, मेटल की जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों मोर है एज कंपेयर टू इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज आपकी क्या है? लेस सॉल्युबल है एज कंपेयर टू जो आपका इसमें ओर के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होगा, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो इम्प्योरिटी की सॉल्युबिलिटी, ये प्रिंसिपल ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पे मेटल का सॉल्युबिलिटी नेचर मैक्सिमम हो, सॉल्युबिलिटी जो हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, एज कंपेयर टू इम्प्योरिटीज, जो इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी ओर के साथ। ठीक है, सॉल्वेंट में हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की बच्चों बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को समझ रहे हैं। तो फिर क्या होगा? ओर ऑफ फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिनियम एंड सिल्वर और गोल्ड। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम और सिल्वर और गोल्ड, क्वेश्चंस आपके जेईई और नीट के अंदर एल्यूमिनियम से पूछे जाते हैं, जहाँ पे हम लोग बेयर्स प्रोसेस फॉलो करते हैं, प्योरिफिकेशन फॉर रेड बॉक्साइड। ठीक है, तो जो रेड बॉक्साइट है, उस रेड बॉक्साइट का जो प्योरिफिकेशन है वो हम लोग यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस से ही फॉलो करते हैं। क्लियर? सिल्वर और गोल्ड इनको भी हम लोग फॉलो करते हैं, बट अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बेसिक सा प्रिंसिपल क्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक बेटा रिएक्शंस क्या है कि जब हम रेड बॉक्साइड को प्योरीफाई करते हैं तो उसको बेटा बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, उसको हम जनरली बोलते हैं वेवर्स प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर जो बेसिक क्लासिफिकेशन है रिएक्शंस का, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, Al2O3, इसके साथ बच्चों आता है Fe2O3। तो Fe2O3 क्या, बेसिकली इट इज इम्प्योरिटी। ध्यान दो, Fe2O3 यहाँ पे क्या है, इम्प्योरिटी है, और Al2O3 जो एल्यूमिनियम वाला सेक्शन है वो कहीं ना कहीं बेटा एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ बच्चों हम यूज करते हैं NaOH एक्वस। ठीक है, और जब NaOH एक्वस यूज करेंगे तो ध्यान दो इसमें से सॉल्वेबिलिटी किसकी बेटर होगी। तो बेटा मैंने बोला था कि इम्प्योरिटी आपकी सॉल्वेबिलिटी डिफाइन नहीं करेगी Fe2NaOH के साथ, तो ये तो आपका इनसॉल्युबल रहेगा। लेकिन जो Al2O3 है ये आसानी से सॉल्वेबिलिटी शो करेगा, तो यहाँ से बनाएगा NaAlO2। ठीक है, जनरली एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा एक्वस। फिर क्या करेंगे बेटा कि ये तो आपका रेसिड्यू हो जाएगा, ये इम्प्योरिटी है ना, वो तो आपका रेसिड्यू की फॉर्म में आपका नीचे इकट्ठा हो जाएगा, करेक्ट है। अब NaAlO2 बन चुका है एक्वस, इसके साथ बच्चों हम फॉलो कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सर्कुलेशन। जब इसका सर्कुलेशन करेंगे तो यहाँ से बच्चों बनेगा सोडियम का कार्बोनेट, Na2CO3 बन जाएगा। ठीक है, इजिली। और
Na2CO3 तो ये बन चुका है सोडियम वाले पार्ट, भाई ये तो पॉजिटिव होगा, इधर AlO2 आपका नेगेटिव में होगा। तो एल्यूमिनियम वाला सेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके एक्वस पार्ट सेक्शन परफॉर्म करेगा, तो ये बना लेगा आपका AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और AlOH थ्राइस बेटा Al+3 की स्टेट में है। ये आपका व्हाइट जेलेटिनियन आपका यहाँ से पीपीटी, मतलब व्हाइट पीपीटी आपके नीचे सेटल डाउन हो, जैसे जेलेटिन होता है ना, यस उसकी तरह आपके व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में AlOH थ्राइस आपके नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। जब सेटल डाउन करेगा तो इसको हम लोग हीट अप भी कर सकते हैं। तो जो आपका AlOH थ्राइस है, इसको आप सिंपल सा इसे हीट कर दोगे, तो हीट करने से कन्वर्ट होगा Al2O3 के अंदर, प्लस रिलीज कर देगा 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे जाके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, बाकी आपको Na2CO3 आपको मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि Al2O3 मिल चुका है, ऑक्साइड आपका बाहर निकल चुका है Fe2O3 से सब कुछ सेक्शन, तो फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, हम लोग यहाँ पे Al2O3 की अगर बात करें तो बच्चों ये होता है एम्फोटेरिक इन नेचर, कोई एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो इसके सामने हम लोग क्या करेंगे, एक जो बेसिक हम लोग फ्लस्क वगैरह यूज करते हैं, अगर मैं सिलेक्शन को डायरेक्ट भी अगर डिफाइन कर पाऊँ तो कैसे, कि भाई Fe2O3 ये आपका बेसिक पार्ट हो जाएगा, भाई मेटल का है, प्लस यहाँ से आपका 2 मोल्स स्ट्रॉन्ग आप NaOH को यूज करो एक्वस मीडियम के साथ, तो सीधा प्रोसेस को फॉलो करो तो NaAlO3, ठीक है, दिस इज O2, सॉरी दिस ये बन जाएगा, ये आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनियम आपका यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्म एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, दिस इज वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, बाकी यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, और प्लस आपका जो Fe2O3 है वो रेसिड्यू की फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो जाएगा, और बाकी यानी इसके साथ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो कार्बोनेट बनेगा, लास्ट में आपका यहाँ से मिल जाएगा Al2O3। क्लियर हो गया, यहाँ से इस तरीके से हम लोग अलग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ बच्चों हम लोग क्या बात करते हैं कि भाई एल्यूमिनियम के साथ हम लोग कॉपर और गोल्ड की भी लीचिंग कर सकते हैं। तो कॉपर और गोल्ड की जो हम लीचिंग करते हैं, भाई एल्यूमिनियम की तो हम बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं, कॉपर और जो गोल्ड है या फिर जो सिल्वर है उसकी लीचिंग करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं साइनाइड प्रोसेस, CANID। इसका नाम होता है साइनाइड प्रोसेस, जिसको हम लोग डी ब्लॉक के अंदर डिस्कस करते हैं और डिस्कस किया भी था। तो साइनाइड जो प्रोसेस है उसमें बेसिक रिएक्शंस क्या होती है उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो गोल्ड होगा AU, इसकी रिएक्शंस बच्चों होगी आपकी सोडियम साइनाइड के साथ NaCl। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड के आपके होंगे 4 मोल्स, यहाँ पे इसके आपके 8 मोल्स। रिएक्शन बेटा होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस का सर्कुलेशन होगा फॉलोइंग दी एक्वस मीडियम वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे NaCl बच्चों हम लोग लेते हैं एक्सेस अमाउंट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस एक्सेस में लेंगे तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा 4 मोल्स AuCN, यहाँ से ट्वाइस हो जाएगा और -1 चार्ज, और बेटा यहाँ पे नेगेटिव को माप -4 होगा तो 4OH माइनस आपके इसको बैलेंस करेगा, और बाकी बच्चों यहाँ से मिलेंगे आपके 8 सोडियम प्लस। करेक्ट है, लेकिन ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है नेगेटिव जो एनाइन आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये आपका होता है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, दिस इज वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल होगा। फिर ये तो एक सिंपल सा पॉइंट है, वाटर सॉल्युबल है तो फिर वहां से आपका रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा। मुझे बेसिकली क्या था, मुझे गोल्ड को बाहर निकालना था, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ से क्या होगा कि जो आपका गोल्ड है वो Au+1 में कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं जो सिल्वर के साथ, ये तो गोल्ड की बेसिक रिएक्शंस हुई, तो NaCN को आपको फॉलो करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका सिल्वर आता है तो सिल्वर के भी 4 मोल्स लेते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ 8 मोल NaCN, और NaCN बच्चों यहाँ पे होगा एक्सिस में। ठीक है, लार्ज अमाउंट में इसको हम सप्लाई करते हैं। ये कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, मेमोराइज करो ध्यान से, आपको एक बार 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 4 मोल। ठीक है, यहाँ से सिल्वर होगा और आपका ये साइनाइड ट्वाइस होल चार्ज -1, और प्लस होगा आपका 4OH माइनस इन 8 आपकी सोडियम प्लस। ये जो आपको सॉल्ट मिला नेगेटिव पार्ट, ये आपका पूरी तरीके से होगा सॉल्युबल। ठीक है, फिर इससे हम लोग कर सकते हैं इसका प्योरिफिकेशन। होता कुछ नहीं है, यहाँ से अगर आप गोल्ड की तरफ अगर जा रहे हो तो गोल्ड आपका जो होगा वो आपका Au+1 इन रिलीज करेगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड होगी। अगर बैलेंसिंग की बात करते हैं तो ऊपर में होल 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज नीचे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस आपका ऑक्सीजन इन दी प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर होंगे, तो यहाँ से बनेगा 4OH माइनस। ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो 4 से 4 कैंसिल, बिकॉज 4 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। रिजल्टेंट बचेगा आपका 4 Au प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस 2 मोल ऑफ वाटर
यहाँ से कन्वर्ट होकर ये इक्विलिब्रियम में शो करेगा बिकॉज ऑफ बिग इलेक्ट्रोलाइट नेचर, और ये आपको मिलेगा 4Au+1 और 4OH माइनस। दिस इज द होल कंप्लीट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? और फिर यहाँ से जो Au+1 आपका रिलीज हुआ है, और यही Au+1 बच्चों डायरेक्ट कंबाइन करेगा आपके 8 मोल्स ऑफ Cn- के साथ, जहां से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा 4 मोल्स के साथ AuCN ट्वाइस होल चार्जेस माइनस। ठीक, समझ में आ गया? ये सॉल्युबल होगा, तो उसको आप यहाँ से इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो। बाकी कोई अगर एक्स्ट्रा और मिलती है, जैसे आपकी सिल्वर के साथ, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सिल्वर के साथ अगर आपकी सिल्वर की सल्फाइड और है Ag2S है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं करना, आपको वही 4 मोल ऑफ NaCN को डायरेक्ट फॉलो करना एक्सिस में। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम शो करेगा बिकॉज ऑफ बिग इलेक्ट्रोलाइट नेचर। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 2 मोल ऑफ सोडियम, ब्रैकेट में होगा AgCN ट्वाइस, ये आपका वाटर सॉल्युबल होगा, और प्लस आपको मिलेगा Na2S। इसके साथ हम सिंपल सा ऑक्सीजन गैस को सर्कुलेट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन होगा और सल्फेट में कन्वर्ट होगा, Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक आपको यहाँ से सल्फर कर देगा रिलीज। तो ये बेटा जो सल्फर है वो बनाएगा कोलाइडल सल्फर। ठीक है, दिस इज बेसिकली दी कोलाइडल सल्फर। तो कोलाइडल सल्फर आपको यहाँ से मिलेगा। ये कुछ बेसिक से आपके प्रोसेस है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक, बस ये ध्यान रखना कि एज जो आपका Na2S है ये बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपकी इसके अंदर, आपके सल्फेट के अंदर। क्लियर है? यहाँ पे जो देखते हैं कुछ आपकी एल्यूमिनियम की कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, जैसे आपका एल्यूमिना Al2O3, जैसे आपका डाइस्फोर Al2O3.1 वाटर मॉलिक्यूल। बॉक्साइड में आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, Al2O3.2 वाटर मॉलिक्यूल्स। गेबेसाइट में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्रायोलाइट की बेटा Na3Al(F6). ठीक है, दिस इज द बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इसके बाद करते हैं बॉक्साइड। ठीक है, तो बॉक्साइड को अभी मैंने समझाया भी था आपको। यहाँ पे हम लोग रेड बॉक्साइड का जनरली बेटा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो रेड बॉक्साइड में आपकी जो इम्प्योरिटी होती है बेटा वो कौन सी होती है? आयरन इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, और अगर व्हाइट बॉक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी SiO2 आपकी ये इम्प्योरिटीज होती है। तो व्हाइट बॉक्साइड और रेड बॉक्साइड में कौन कौन सी टाइप की इम्प्योरिटीज होती है वो आपको यहाँ पे पता चला। फिर बात करते हैं प्रोसेस ऑफ लीचिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ लीचिंग के अंदर सबसे पहले बच्चों आपके रेड बॉक्साइड के अंदर जो हम फॉलो करते हैं बियर्स प्रोसेस, अभी मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट बच्चों हॉल प्रोसेस। तो ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस हैं वो आपके डिस्कस किए थे बच्चों मैंने पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, एंड डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, बॉक्साइड के साथ व्हाइट बॉक्साइड की बात करते हैं तो इम्प्योरिटीज कौन सी होती है? SiO2 ये इम्प्योरिटी। प्रोसेस ऑफ लीचिंग की बात करते हैं सरपैक प्रोसेस फॉलो करते हैं। कौन सा? सरपैक प्रोसेस। तो सरपैक हो, हॉल हो, बियर्स हो, ये सारे के सारे प्रोसेस मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किए हैं। तो बच्चों बेयर्स प्रोसेस जो हम रेड ऑक्साइड इम्प्योरिटीज है उसके लिए जो हम बेटा प्रोसेस फॉलो करते हैं उसमें हम लीचिंग एजेंट यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा आपका है ना वो वर्क एज ए सॉल्वेंट, जिसको अभी हम लोग डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, ये इसको बोलते हैं लीचिंग एजेंट। इम्प्योरिटीज यहाँ पे क्या है? आयरन के ऑक्साइड है बेटा, फेरिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे टोटल हम लोग फॉलो करते हैं 3 स्टेप्स। उन 3 स्टेप से हम लोग यहाँ पे लीचिंग को सपोर्ट करते हैं। देखते हैं बच्चों, तो इसके अंदर हम लोग स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं, तो जहां हम फॉलो करते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपका सॉल्वेंट है उसके साथ हम लोग Al2O3.X वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम लोग इसमें मिक्स करते हैं सॉल्वेंट के साथ, NaOH जो है। ठीक है, और टेम्परेचर बच्चों जो है 473 से हम लोग फॉलो करते हैं आपका 5। एक्चुअली दिस इज बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, ये डिस्कस किया है मैंने 530। तो यहाँ से आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। फिर क्या होगा कि ये तो आपका यहाँ से सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो लेकिन यहाँ से आपका जो आयरन वाला सेक्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इम्प्योरिटीज यहाँ पे थी ना वो आपकी Fe2O3। तो Fe2O3 जो है वो आपका एक्चुअली में आपका इम्प्योरिटी जो है वो एसिडिक है, बेसिक नेचर का है। तो आपका बेसिक नेचर का है बिकॉज यहाँ पे आयरन है। तो हम लोग यहाँ पे एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे जिससे स्लैग बनेगा। वो स्लैग बनेगा FeSiO3। ठीक है, ये आपका स्लैग आपका फॉर्म हो चुका वो बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। तो फ्लक्स किस एजेंट गेटिंग अटैच्ड विद द इम्प्योरिटीज। अगर इम्प्योरिटी बच्चों यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है तो कहीं ना कहीं आपकी बेसिक नेचर की होगी, तो हम लोग यहाँ पे जो फ्लक्स यूज करेंगे वो एसिडिक फ्लक्स की यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आपकी इम्प्योरिटीज एसिडिक नेचर की होती है तो हम लोग बेसिक प्लस की यूज करते हैं। तो स्लैग इज इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो इम्प्योरिटी होगी वो आपकी इन द फॉर्म ऑफ स्लैग आपकी इजिली रिलीज हो जाएगी। सेकेंड प्रोसेस पे बात करते हैं। बेस का सेकेंड प्रोसेस बच्चों स्टेप आती है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि भाई जो बेसिक कॉम्प्लेक्स बन चुका है उसके साथ हम एसिटिक गैस जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन कराते हैं। तो जहां से मिलता है बेटा डर्टी व्हाइट कलर Al2O3.X वाटर मॉलिक्यूल, अब बन जाएगा यहाँ से कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कंबाइन विद CO2 तो आपका सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। तीसरी स्टेप बच्चों आती है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या है, इसको हम हीट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपके एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स इनको बाहर निकालेंगे, हाई हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1400 से 1500 केल्विन पे हीट करेंगे इसको। तो यहाँ से Al2O3 एल्यूमिना मिल गया और एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स आपके बाहर चले गए हैं, ठीक है। इसके बाद प्योर एल्यूमिनियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्दर रिडक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो दो प्रोसेस और होते हैं, रिडक्शन होता है और रिफाइनिंग होगा, उसके बाद आपको प्योर क्लियर फेज में आपको एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। तो वो प्रोसेस हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पे बात करें तो इसलिए इसको पहले कवर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर की हम लीचिंग कैसे करते हैं, इसका नाम होता है मार्क आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। जिसको हम लोग बहुत बार मैक आर्थर प्रोसेस भी बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम है आपका मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसमें सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं पार्ट ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी। तो पार्ट ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी, भाई मेटलर्जी के भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी भी एक आपका मेटलर्जी का सेक्शन है, ठीक है। तो जिसमें हम लोग लीचिंग एजेंट जनरली यूज करते हैं सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। इसके अंदर जो पहला स्टेप है बेटा डिसोल्यूशन है, जिसमें हम NaCN को ऐड करेंगे आपका सिल्वर का जो आपका सल्फाइड हो रहा है उसके साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, जिसका सर्कुलेशन कराएंगे। तो यहाँ से एक आपका बनेगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सोडियम अर्जेंटो साइनाइड कॉम्प्लेक्स और प्लस आपका लिखोड़ा Na2S। फिर यहाँ से क्या होगा कि भाई जो सिल्वर यहाँ से वो होगा सॉलिड, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कंबाइन विद Cn माइनस प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ से ये आपका एनाइन बनेगा, बाकी आपका 4OH माइनस यहाँ से आपका रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक से प्रोसेस है, इन प्रोसेस को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है अच्छे से। सेकेंड जो प्रोसेस आता है जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन में क्या होगा, जो सिल्वर आपका यहाँ पे +1 की स्टेट में वो आपका 0 में चला जाएगा, ठीक है। देखो आप यहाँ से ये सिल्वर +1 से 0 में चला गया यहाँ पे, ठीक है। ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया, सिल्वर रिलीज हो गया, ठीक है। क्यों रिलीज हुआ है उसके पीछे रीजन है। जिंक आपका मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, अगर आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं तो ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो आपका हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाले को रिड्यूस करेगा। तो ये किया जिंक ने क्या किया, सिल्वर को रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। देखो यहाँ से 0 से आपका ऑक्सीडाइज होकर +2 की स्टेट में कहीं ना कहीं आपका मूव किया होगा, आप देखो ये प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। दिस इज इम्पोर्टेंट, इतना मैं डिस्कस कर रहा हूँ इतना ही ध्यान रखो, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दिस गोल्ड और सिल्वर इज नॉट प्योर बट कंटेन लेड एज इम्प्योरिटी, यहाँ पे लेड आपकी इम्प्योरिटी मिलती है। देन करते हैं प्योर सिल्वर गोल्ड के साथ ऑब्टेनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फॉलो करेंगे। और लास्ट में आपका भाई लेड जो होगा ना वो एनोड मड, हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, उसके अंदर इम्प्योर मेटल को प्योर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग दोनों साइड में सिल्वर या गोल्ड के इलेक्ट्रोड्स फॉलो करेंगे और इम्प्योर लेंगे हम एनोड की साइड में, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो इम्प्योरिटी बेटा एनोड मेटल के नीचे आपकी चली जाएगी जो लेड होगा, बाकी आपकी जो प्योर सिल्वर होगी वो आपकी डिपोजिट होगी टुवर्ड्स कैथोड। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम लोग गोल्ड को या सिल्वर को अलग कर सकते हैं, ठीक है, इम्प्योर से। तो जिंक इज फंक्शनिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा बिकॉज उसका सेल्फ ऑक्सीडेशन हुआ है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर तो हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर सेकेंड पॉइंट है आपका रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन के बाद बच्चों आएगा रिफाइनिंग ऑफ ओर। तो चलते हैं रिडक्शन प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस, तो रिडक्शन प्रोसेस के अंदर तो हम ओर्स का जो रिडक्शन है वो हम किन किन तरीके से करते हैं। तो यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू क्रूड मेटल, ठीक है। तो क्रूड मेटल में कन्वर्ट करेंगे किसको बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो अभी आपकी डिफरेंट प्रोसेस से हो चुकी है। तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे उसका रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। यस, उसको रिड्यूस करेंगे बेसिकली, मतलब ये है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं, तो सिंपल सा प्रोसेस है कि भाई आप यहाँ पे जब उसका रिडक्शन कराओगे तो कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉलो करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे हम ना बेसिकली रिडक्शन प्रोसेस में 3 प्रोसेस फॉलो करते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग। रोस्टिंग की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कैल्सिनेशन भी आपके कैल्सिनेशन आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है।
लेकिन स्मेल्टिंग आपकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इंपॉर्टेंट क्या है, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग ये दोनों होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ही होंगे, ठीक है, कम्बशन जो प्रोसेस कराएंगे। लेकिन आपको जो कैल्सिनेशन है वो आपका होता है एब्सेंट में, ठीक है, ये प्लीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नहीं तो तीनों को आप बोल दो कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही करा लो, आंसर गलत हो जाएगा कैल्सिनेशन। लेकिन इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं, रोस्टिंग को यूज करते हैं, यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग सल्फाइड और कैल्सिनेशन को हम फॉलो करते हैं कार्बोनेट्स ओर के लिए और हाइड्रोक्साइड ओर के लिए। स्मेल्टिंग को फॉलो करते हैं सिर्फ मेटल ऑक्साइड के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो येलो कलर से कलर किए गए वो प्लीज ध्यान रखो। रोस्टिंग इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर, कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर, एंड स्मेल्टिंग इज यूज्ड फॉर मेटल ऑक्साइड ओर। इस पे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, कि कौन सा आपका रिडक्शन प्रोसेस किसके लिए हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में बेसिकली डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर। तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है, और सल्फाइड ओर में जो भी आपका सल्फर प्रेजेंट है तो उसको किसी भी तरीके से ऑक्सीडाइज करना है SO2 की फॉर्म में या फिर SO3 की फॉर्म में। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यस, तो हमें क्या करना है कि एयर की प्रेजेंस में हम रोस्टिंग प्रोसेस कराते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सल्फाइड ओर को फॉलो करते हैं और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है। तो इस कहाँ पे करते हैं इसको बच्चों, हम प्रोसेस कराते हैं रीवाइब्रेटरी फर्नेस के अंदर। भाई टेम्परेचर चाहिए यहाँ पे, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम रीवाइब्रेटरी फर्नेस का यूज करते हैं। और इज हीटेड बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। भाई मेटल, जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है वो अधिक नहीं कर सकते, अदरवाइज मेटल भी मिल्ट, मेटल ही मिल्ट हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मेटल अगर लिक्विड स्टेट में चला गया तो फिर इम्प्योरिटी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप प्रोडक्शन प्रोसेस को कुछ फॉलो करने से फायदा नहीं है। तो जो भी हम हीटिंग करेंगे और को ये ध्यान जरूर रखेंगे भाई मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर रहे जो भी उसमें मेटल प्रेजेंट है, ठीक। आफ्टर रोस्टिंग ओर बिकम्स पोरस एंड ड्राई। तो जो ओर होगा वो आपका पोरस हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जेड, जो जेडएनएस है ना, ये सल्फाइड और ये तो हम लोग फोर्थ पोटेशन से रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस है, जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक। तो जेडएनएस आ गया, ऑक्सीजन की सप्लाई कराई मैंने, ठीक है, और आपकी यहाँ पे एयर की प्रेजेंस हीटअप किया तो यहाँ से बनेगा जिंक ऑक्साइड, वेरी पॉपुलर, व्हाइट कलर का होता है, और SO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये व्हाइट से बच्चों क्या हुआ है, आप ध्यान दो यहाँ पे। फिर इसको हम लगातार हीटअप करेंगे, कूलिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो व्हाइट आपका येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से व्हाइट और येलो में एक कन्वर्जन होता रहेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बात कर रहे हैं रोस्टिंग प्रोसेस को लेकर। अब देखेंगे इसमें जो सेल्फ प्रोडक्शन प्रोसेस है रोस्टिंग के अंदर, वो हम कैसे देखते हैं, ठीक है। द रिडक्शन इन विच स्पीसीज रिएक्ट इटसेल्फ टू फॉर्म न्यू स्पीसीज नोन एज सेल्फ प्रोडक्शन, ठीक है। वो अपने खुद के एलिमेंट से रिएक्शन परफॉर्म करेगी, तो उसको सेल्फ प्रोडक्शन। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, एक बार क्वेश्चन उठाया ब्लिस्टर कॉपर के ऊपर है ना, उसको समझाऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। तो कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन के सामने आया सल्फाइड और है, तो क्या बनाया इसने, CO2 बना लिया, SO2 गैस बाहर चले गई है। फिर से यही CO2 और SO सल्फाइड और उसको आपने इसके साथ फॉलो कराया तो क्या हुआ, आप ध्यान दो यहाँ पे कि ये आपका कॉपर तो बेटा यहाँ से क्या होगा भाई, ये तो आपका रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ से जो सल्फर है वो आपका SO2 गैस की फेज में आपकी बाहर चली जाएगी। मतलब हुआ कुछ यही है कि जो रिडक्शन प्रोसेस हुआ है, जो आपकी यहाँ पे कॉपर सल्फाइड जो और थी उसके साथ मैंने क्या करा है भाई, बेसिकली मुझे यहाँ से क्या करना है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को ऑक्सीजन बाहर निकालना है CO2O से, CO2O से मुझे ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि कॉपर का जो सल्फाइड ओर था पहली स्टेप उसी को फॉलो किया है, तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन चला गया, कॉपर का बेटा कॉन्सेंट्रेशन भी मैक्सिमम हो गया, ये भी अच्छी बात है। इससे कॉपर आपका यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यहाँ +2 की स्टेट में था और यहाँ पे SO2 गैस बाहर। तो ये जो कॉपर है दिस इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कॉपर हैविंग ब्लिस्टर ऑफ SO2 गैस ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। नेक्स्ट देखेंगे आपका यहाँ पे मरकरी के साथ मैंने लिया है HgS सल्फाइड और ऑक्सीजन कराया, प्रोसेस हो गया, यहाँ से मरकरी रिलीज हो गई। PbS के साथ करेंगे तो यहाँ से Pb रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ SO2 ऑब्टेन्ड इन द यूज्ड टू प्रिपेयर H2SO4 इन द इंडस्ट्री। तो हर जगह से देखो यहाँ पे आपको SO2 मिल रही है, इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सीधा आपको मिल जाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। और अगर आपने यहाँ पे SO2 का पहले तो ऑक्सीडेशन करा दिया तो उसकी प्रेजेंस में SO3 में कन्वर्ट होगा, SO3 का फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो मिल जाएगा यहाँ से आपको H2SO4, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम ये प्रोसेस को कंप्लीट फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम लोग कैल्सिनेशन, ठीक है। जब कैल्सिनेशन की बात करेंगे तो बेसिक पॉइंट इज डेफिनेशन है, तो कैल्सिनेशन को हम लोग अब्सेंस में करते हैं, एयर की अब्सेंस में, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। और हाई टेम्परेचर इज मस्ट। तो देखो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर इन द अब्सेंस ऑफ एयर।
इज नोन एज कैल्सिनेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट हो या मेटल कार्बोनेट सॉल्ट हो, उनको हम लोग इस तरीके से हीट अप करेंगे हाई टेम्परेचर में, एब्सेंस ऑफ एयर में, यहाँ से बनेंगे बच्चों मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट एक्सपेल वाटर, व्हाइट कार्बोनेट एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। जो जो भी आपके हाइड्रेटेड आपके जो भी सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, जो भी ओर्स होंगे वो तो बच्चों बेसिकली रिलीज कर देंगे हीट अप करने के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैसेस फेज में, वेपर्स की फेज में बाहर चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी वैल्यू। और जो कार्बोनेट बच्चों क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली बाहर निकालेगा बिकॉज ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी वैल्यू गैसेस फेज में दोनों है। इट इज कैरिड आउट इन रीवाइब्रेटरी फर्नेस में, आपको रिएक्शन बिल्कुल परफॉर्म करानी है, कंट्रोल रिएक्शन। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड, भाई हीट अप इतनी हीट ज्यादा होगी कि भाई जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज है फटाफट से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, वो ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएंगी, और जो और होगी उसको पोरस बना देंगे। एग्जांपल, जैसे यहाँ से CO2 गैस क्या है, एसिडिक गैस, वो बाहर जाएगी, से CaCO3 है, इसको कैल्साइट बोलते हैं। हीटअप किया गया, CO में कन्वर्ट है, CO2 गैस आपके बाहर चलेगी, मिल गया आपका ऑक्साइड। बाद में इसका रिडक्शन प्रोसेस करेंगे तो यहाँ से आपको कैल्शियम आपको मिल जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे कुछ हम कार्बोनेट और को लेते हैं एग्जांपल, जैसे कोलामेनाइट है। तो कोलामेनाइट आपका थोड़ा सा पॉपुलर है, इसमें जिंक का कार्बोनेट होता है ना, जिंक कार्बोनेट है। तो जिंक कार्बोनेट को हीटअप किया, जिंक ऑक्साइड में CO2 गैस बाहर। ध्यान दो, ये सिडेराइट है, नाम आता है बच्चों सीधा। ठीक है, कन्वर्जन होगा, PbCO3, PbO में कन्वर्ट CO2 गैस बाहर। Al2O3 ऑक्साइड वाला है, ये भी आपका यहाँ पे लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म है, तो वाटर बाहर चला गया, ये मिल गया। नेक्स्ट आपका डोलामाइट इज वेरी पॉपुलर। ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम का दोनों का कार्बोनेट मिक्सअप होता है, यहाँ से CO मिलेगा, NGO मिलेगा, बाकी रिजल्टेंट CO2 गैस बाहर जाएगी। ये कुछ कॉमन आप एग्जांपल्स हैं कैल्सिनेशन रिएक्शंस के। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं व्हाट इज स्मेल्टिंग एक्चुअली। ठीक है, स्मेल्टिंग को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कराते हैं, बट ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो हम फॉलो करते हैं वो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुटेबल रिएजेंट, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं बिकॉज ऑक्सीजन को बाहर लेके वो चला जाए। ठीक है, इसमें कोक है, कार्बन है, उन सब का यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हो। ठीक है, मेटल्स का यूज कर सकते हो, जनरली ऐसे बोलो आप रिडक्शन प्रोसेस के लिए। सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज स्मेल्टिंग। रिड्यूसिंग एजेंट आपके यहाँ पे है कार्बन, कोक बोलते हैं, मोनोऑक्साइड है, जो कि CO2 में कन्वर्ट होगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा, एल्यूमिनियम भी। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन द थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग के अंदर हम लोग एल्यूमिनियम का भी यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे जिंकेट फॉलो किया, जेडेनो, कोक का यूज कर दिया। तो बेटा ये जो जीरो के स्टेट में था वो ऑक्साइड जो कि CO में चला गया, +2 में कार्बन, और यहाँ पे जिंक आपका रिड्यूस हो गया है, तो वो जिंक बाहर हो गया। इसी तरीके से आपका टिन स्टोन, कोक का यूज करो तो एसएन में बाहर, बाकी CO का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द स्मेल्टिंग प्रोसेस। क्लियर? यस। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है, ठीक है, एल्यूमिनियम का, उसमें को हम लोग बोलते हैं गोल्ड स्मिथ एल्यूमिना थर्माइड प्रोसेस, जिसको हम लोगों ने P ब्लॉक में डिस्कस किया था। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिना थर्माइड प्रोसेस में, तो एलिमेंटल ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विद एल्यूमिनियम पाउडर गिव्स मेटल। दिस मेथड इज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, लाइक कौन कौन सी मेटल्स इसमें प्रोसेस के लिए फॉलो करते हैं, क्रोमियम के लिए, आयरन के लिए, मैग्नीज के लिए, सिलिकॉन के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे फोकस करते हैं एग्जांपल, यहाँ पे Al + Cr2O3 है। ठीक है, इसको हीटअप किया गया, एल्यूमिनियम यहाँ पे 0 में है, वो तो ऑक्सीडाइज होकर +3 में चला जाएगा, और एल्यूमिनियम का करेगा यहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्साइड बनाएगा, बाकी क्रोमियम को यहाँ से रिलीज कर देगा। प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्यों भाई, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसको कहीं ना कहीं रिएक्शन रिलीज करेगा, तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे कैसे वर्क किया बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जैसे नेक्स्ट देखो, जितने भी स्मेल्टिंग विद एल्यूमिनियम है, गोल्ड स्मिथ के, वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होते हैं। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे, जैसे Al के साथ Fe2O3 है, तो Al2O3 आयरन आपका नीचे निकल गया। ठीक है, जहाँ पे हम Al2O3 यूज, Al2O3 ड्यू टू वेरी हार्ड नेचर, इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल जॉइंट्स। तो रेलवे में जो रेलवे लाइंस में क्रैक्स आते हैं, उन क्रैक्स के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं Al2O3 का। ठीक है, हार्ड फॉर्म को जनरेट करता है। Al के साथ Mn2O3 है, तो Al2O3 Mn बाहर निकल जाएगा, हाई हीट जनरेट करता है, इसलिए जो आपकी जो रेल की पटरी है या फिर रेल के जॉइंट्स वो मेल्ट कर जाते हैं, और वहाँ पे इजिली Al2O3 को हम फिल कर सकते हैं, जिससे आपका जो जॉइंट है वो मजबूत फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्मेल्टिंग विद एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं रिफाइनिंग, लास्ट रिफाइनिंग, जो क्रूड मेटल्स बन चुकी है उससे हमें प्योर मेटल्स किस तरीके से करनी है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो रिफाइनिंग प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज से लेक्चर को यहीं रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।